फ्रेंड्स, इससे पहले वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सेक्शन 42 ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन 42 वी आर मूविंग फर्दर एंड टुडे वी विल कनेक्टिंग द डिफॉल्ट रूल एंड द कॉन्ट्रारी इंटेंशन. इससे पहले हमने बात करी थी डिफॉल्ट रूल के ऊपर, जो बात पूरी तरीके से किसके ऊपर करता है कि अगर कोई भी चीज़ मेंशन्ड है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर लेट सपोज इफ एनी ऑफ द टर्म इज मेंशन्ड, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल मूव फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन. बट इफ समथिंग which is not mentioned in that particular contract, then the contract will move with the reference to the default rule, है ना. default rule means जो लॉ ने पहले ही डिसाइड कर दिए रूल्स को, उनके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा. तो यहाँ पे टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द कॉन्ट्ररी इंटेंशन. कॉन्ट्ररी इंटेंशन मैंने बताया था इससे पहले कि कैन बी एग्जिस्टेड एंड कुड नॉट बी, कुड बी एग्जिस्टेड और कुड नॉट बी एग्जिस्टेड, ठीक है. अब when the contrary intention explicitly states, okay, you know that something will be happening in the future, you presume that thing, okay, basically you can presume that something would be happen in the future, that particular the party to the contract, the third party to the contract may leave the contract or may decease, ठीक है. तो आप presume करते हो पहले से contract में बहुत सारी चीजें. तो when you presume these things on the basis of that, ठीक है, you actually move further, okay, and everyone says liability decided in that particular contract, ठीक है, कि ए को क्या काम करना है, उसका काम क्या है, उसका प्रॉमिस क्या है, उस थर्ड पार्टी का प्रॉमिस क्या है. तो तीनों पार्टीज, जितनी भी पार्टीज होंगी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की, उन सबकी लाइबिलिटीज डिवाइडेड हैं और डिसाइडेड है, ठीक है. आई होप यू गॉट इट. नाउ if contrary intention is mentioned in that particular contract, है ना, जिसमें हम बात कर रहे हैं जॉइंट लाइबिलिटीज की. जॉइंट लाइबिलिटीज में हो सकता है कि दो पार्टी हो सकती हैं या फिर मोर देन टू पार्टीज भी हो सकती हैं, जिसमें हम जॉइंट लाइबिलिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है. तो इफ द कॉन्ट्ररी एक्सप्लिसिटली द कॉन्ट्ररी इंटेंशन इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, सो द जॉइंट प्रोमिसर्स विल नॉट डिवॉल्व, ठीक है. लेट सपोज की लाइबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स विल नॉट डिफॉल्ट, ठीक है. लेट कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लिखा है कि बेसिकली आफ्टर द डेथ ऑफ सी, द सीज लीगल हायर्स विल एक्चुअली द राइट्स विल बी डिवॉल्व ऑन देम, ठीक है. और फिर जो वो सी के हायर्स हैं, वो जो सी की प्रॉपर्टी होगी, उसके एसेट्स होंगे, उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है कि प्रॉमिस को फुलफिल करने वाली है. आई होप यू गॉट इट, ठीक है. नाउ इफ कॉन्ट्रैक्ट सेज कि बोलता है कि इफ ए डाइज ओनली बी विल पे द फुल अमाउंट, दिस स्पेशल कंडीशन विल अप्लाई इंस्टेड ऑफ द डिफॉल्ट रूल. आई टोल्ड यू दैट कि इफ समथिंग इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉन्ट्ररी इंटेंशन तो था ही पहले से कि भाई कल इसका कुछ हो सकता है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो व्हाट कुड बी हैपन इन फ्यूचर, है ना. सो दिस काइंड ऑफ प्रिजम्पशन वी टेक when we are actually formulating the contract, ठीक है. तो यहाँ पे ये मेंशन था कि भाई अगर ए की डेथ हो जाएगी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो बी जो है कि इसको पे करेगा, ठीक है, इस पूरे अमाउंट को पे करने वाला है. तो ये जो चीज थी, ये स्पेशल कंडीशन थी. इट वाज अ स्पेशल कंडीशन दैट वाज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे जो कॉन्ट्ररी इंटेंशन था वो एग्जिस्ट करता था, और अगर कॉन्ट्ररी जो इंटेंशन है एग्जिस्ट करेगा, वो पर्टिकुलर कंडीशन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होगी, तो वहां पे जो डिफॉल्ट रूल होगा उसका कोई काम नहीं रह जाएगा, ठीक है. बिकॉज डिफॉल्ट रूल विल वर्क, इट विल बी ऑपरेटिव ओनली इन द कंडीशन व्हेन दैट पर्टिकुलर जो आपका कॉन्ट्ररी इंटेंशन होगा, जो कोई भी स्टेटमेंट अगर नहीं है उसमें, जो उस समय उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी होता है, ठीक है, तो तब देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द डिफॉल्ट रूल विल बी ऑपरेटिव. आई होप यू गॉट इट. नाउ इसमें मैंने एक चीज बताई कि भाई देन जो है इट स्पेसिफाइज दैट्स ओनली वन ऑफ देम विल परफॉर्म और लाइबिलिटी विल एंड विद द डेथ ऑफ वन प्रॉमिसर. लेट सपोज कि कोई स्पेशल कंडीशन ये भी लिखी गई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि लेट सपोज कि दैट पर्सन गॉट डाइड, ओके, दैट सी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट गॉट डाइड. अब उसकी डेथ से क्या होगा कि जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज होंगी बेसिकली वो डिवॉल्व हो जाएंगी, ठीक है. वो क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, उनकी उसकी जो लाइबिलिटी थी वो एंड हो जाएंगी. तो ये भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है ना. ये जो कंडीशन है ये एक कॉन्ट्ररी इंटेंशन से हमने वहां पे लिखी थी, ठीक है, सोच समझ कर लिखी थी, है ना, विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्शन कि भाई कल के दिन ये होगा. तो वहां पे देयर वाज अ प्योर इंटेंशन एंड इट दैट कंडीशन वाज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. Now then the terms of the contract will override the default rule, है ना.
तो डिफॉल्ट रूल फिर यहाँ पे ये नहीं कहेगा कि लेट सपोज सी डाइड हो गया तो अब जो ए और बी जो थे उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉमिसर, जॉइंट प्रॉमिसर्स, ठीक है, ऑल्दो तो जॉइंट प्रॉमिसर्स तो तीनों थे बट ए सी गॉट डाइड, तो अब ए और बी ही बचे, तो अब वो दो जॉइंट प्रॉमिसर्स ये नहीं बोलेंगे कि भाई हम अपनी जेब से पैसा खर्च करने वाले, नो। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि वो बेसिकली जो राइट्स थे, बेसिकली जो उसकी लाइबिलिटी थी सी की, दैट गॉट एंडेड आफ्टर द डेथ ऑफ दैट सी, ठीक है। अब उसमें एक चीज और हो सकती है कि वो जो पर्टिकुलर सी की जगह अब कौन देगा, अब नाउ एट द पोजिशन ऑफ सी हु इज गोइंग टू रीपे दैट लाइबिलिटी। सो देयर कुड बी वन थिंग दैट कि जो लीगल हायर्स होंगे, है ना, जो ये पर्टिकुलर सेक्शन बात करता है, ठीक है, कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बेस पे कौन देगा, लीगल हायर्स देंगे, उसकी प्रॉपर्टी से ही देंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये कंडीशन वहां पे अराइज हो सकती है कि उसकी जो लाइबिलिटी है उसकी फुलफिलमेंट कैसे हो सके, है ना। तो दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन, एंड द हायर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल दैट प्रॉमिस फ्रॉम टू द एक्सटेंट of that deceased person's property. Now that particular fulfillment of that liability will be basically given from the deceased man's property. आई होप यू गॉट इट कि मैं क्या बात करना चाहता हूं, है ना। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल दूंगा कि कोई भी लेट सपोज कॉन्ट्ररी इंटेंशन नहीं था, ठीक है, वी डिडंट मेंशन एनीथिंग ओवर देयर, तो तब क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई दूसरा केस बताया, ये तो पहला केस सिनेरियो था कि कॉन्ट्ररी इंटेंशन जो है हमने अच्छे से बताया वहां पे, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी नो व्हाट्स happened with that C and how his legal representative has fulfilled that promise from its property. Now the second case could arise that if there would be no contrary intention, ठीक है, let's suppose कि भाई A and B jointly promise to pay rupees 50,000 to C. The contract is silent about what happens if one promiser dies. अब देखो कॉन्ट्रैक्ट इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है कि लेट सपोज कि वन पर्सन गॉट डाइड, अगर ए और बी ने जॉइंट प्रॉमिस करा है कि वो सी को पैसा देने वाले हैं, ठीक है, 50,000 रुपए। अब यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे सी की मृत्यु हो जाती है, सॉरी ए गॉट डिसीज्ड, सो इन दैट कंडीशन पहले तो उन्होंने जॉइंटली प्रॉमिस करा था कि 25,000 मैं दूंगा, 25,000 तू देना सी को, तो तब जाके वो 50,000 रुपए सी को देंगे। लेकिन नाउ व्हाट हैपेंस हियर दैट ए गॉट डिसीज्ड। अब व्हेन ए गॉट डिसीज्ड बेसिकली, अब इसके बारे में तो उन्होंने पहले लिखा ही नहीं था कुछ, वहां पे कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन था ही नहीं उनका कि कल के दिन क्या पता ये एक ही मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, ऐसा तो कुछ हमने वी डिडंट प्रिज्यूम्ड एनीथिंग, ओके। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली साइलेंट, तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस द लाइबिलिटी डिवॉल्व्स ऑन द सर्वाइविंग प्रॉमिसर एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए, ठीक है। तो यहां पे जो जिम्मेवारी है वो बी की भी है, बी की तो है ही, और साथ ही साथ जो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी है। तो आई होप यू गॉट इट कि भाई यहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आई होप यू गॉट इट, इसमें जो है कोई भी कॉन्ट्ररी इंटेंशन नहीं था। अब नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि भाई कंट्ररी इंटेंशन एक्सिस्ट करता है ना। अब हमने चीज पहले एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नाउ वी कैन नॉट से दैट कि वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म इट, है ना। इफ यू हैव मेंशन्ड समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज मस्ट टू परफॉर्म दैट, ठीक है, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं जिन सारे सेक्शंस की इस इंपॉर्टेंस में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स का परफॉर्मेंस होना काफी ज्यादा जरूरी है ना। उसके बाद अब बात करते हैं A and B jointly promise to deliver goods to C. The contract states that if A dies, B will perform entire obligation alone. Now what happening here is कि भाई jointly promise करा था कि भाई हम C को deliver करेंगे goods को। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई let's suppose कॉन्ट्रैक्ट में ये स्टेट कर दिया था कि भाई अगर A की डेथ होगी तो एंटायर जो परफॉर्मेंस होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, उस ऑब्लिगेशन की फुलफिलमेंट को लेकर वो कौन करने वाला है, बी करने वाला है। बी इज गोइंग टू फुलफिल एवरी obligation on behalf of A if A got died. So it is explicitly mentioned in the contract. So there is, we would say, there is contrary intention is existing. Now in this case what's happening, the contrary intention expressed in the contract will prevail. अब जो यहां पे कॉन्ट्ररी इंटेंशन एक्सप्रेस कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो प्रिवेल करेगा, एंड द ऑब्लिगेशन विल नॉट
डिवॉल्व ऑन द एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो यहां पे जो चीज आप पहले इंटेंशन शो कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, तो कुछ केसेस के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। मैंने 3 केसेस यहां पे रखे, है ना। जो तीसरा केस मैं यहां पे रख रहा हूं जिसमें एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट गोइंग टू रीपे दैट पर्टिकुलर are not going to repay that to fulfill that particular promise. Now when that age legal representative is not going to fulfill that particular promise, so who is going to fulfill that promise? The B is going to fulfill that promise, because it is explicitly mentioned in the contract that if A got died, है ना, there was a contrary intention that was existing. If A got died, then on behalf of A, the B will will fulfill the promise basically. I hope you got it कि contrary intention क्या इंपॉर्टेंस रखता है इस सेक्शन के अंदर। काफी ज्यादा समय मैं ले रहा हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड यू शुड हैव द डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, है ना। दिस इज नॉट अ सेक्शन दैट यू कैन फिनिश इन 2 to 4 minutes, बट इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ द अदरवाइज इन द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक और चीज लिखी है कि हाँ, so there is something which is said that otherwise in the contract, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में otherwise in the contract का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि if the contract specifically mentions different terms or rules, those terms rules will apply instead of the default general rules, ठीक है। otherwise in contract का मतलब ये होता है, आप बहुत सारे sections पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैं इसी section की बात नहीं कर रहा हूं, I'm just not talking about this specific section. If you are going to read any of the section, the one thing common you will see in all these sections is the otherwise in the contract. तो ये एक छोटा सा टर्म है otherwise in the contract, है ना। तो ये बोलता है कि if there are some terms and conditions, rules that are specified in the contract, so the default rules will not apply, ठीक है, otherwise in the contract. तो इसमें मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि if A dies only B will pay the full amount, ठीक है। तो ये चीज जो थी उसमें explicitly mentioned थी, तो मैंने इसको इससे जोड़ दिया आपके लिए, so I just connected it. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आता है, वो है टी राधा कृष्णन वर्सेस केवी मुथु कृष्णन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस है जो बात करता है, इट गवर्न्स द जॉइंट लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देयर राइट्स इन द केस ऑफ सक्सेसिव प्रोमिसर्स, ठीक है। अब क्या है कि सक्सेसिव लाइबिलिटी क्या होता है? सक्सेसिव लाइबिलिटी का ये मतलब होता है कि इफ वन पर्सन इज नॉट गोइंग टू फुलफिल दैट लाइबिलिटी, so the particular person who has to fulfill that liability due to some conditions, due to the death of that person, he is not able to fulfill that liability, then that liability will be shifted to another person. Okay, when that liability will be shifted to another person successively, if that person is also not able to perform that particular promise or the liability of that previous man, then that liability will be shifted to the next party, ठीक है। तो ऐसे ही जो लाइबिलिटी होती है वो शिफ्ट करते रहती है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द सक्सेसिव लाइबिलिटी। आई होप यू गॉट इट। तो ठीक है, इन द केस ऑफ सक्सेसिव प्रोमिसेस, ठीक है। तो इसमें बात करें कि भाई इफ ए फेल्स टू पे डी, है ना, तो डी में स्यू। जब यहाँ पे क्या है कि भाई अगर ए यहाँ पे फेल हो जाता है, लेट सपोज इफ यू टेक, आई विल गिव यू सम एग्जांपल, देयर आर 4 पार्टी, है ना, ए बी सी डी। नाउ द A is not able to fulfill that promise. Okay, now D जिसको पैसा चाहिए था, ठीक है, उसने अपना पैसा स्टेक लगाया था उन चारों के कॉन्ट्रैक्ट में, उन चारों के बिजनेस में बेसिकली, है ना। और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली मेंशन था कि भाई इफ दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी नॉट given, if that particular promise will be not fulfilled, then the successive liability will be there, ठीक है। तो मैं किसी के ऊपर भी सूट केस फाइल कर सकता हूं। तो यहाँ पे जो डी था बेसिकली, जो ए बी सी के अंदर जो ई जो था, ए बी सी डी जो 4 पार्टी थी, ए बी सी डी, और जो ई था, दैट मैन ई, इफ he has given the particular money, he has actually promised to give that money to the A, but now here A is not able to return that particular that amount to the E. now यहाँ पे E के पास एक important चीज खुल जाती है, कि वो किसी के ऊपर भी केस यहाँ पे फाइल कर सकता है। E may sue any of the person in that particular joint जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो आई होप यू गॉट, बिकॉज दीज ए बी सी डी आर द जॉइंट प्रोमिसर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड ई मे स्यू एनी ऑफ देम,
ठीक है, लेट सपोज A is not able to fulfill that liability, so that liability will be transferred from A to B, then B is also not able to fulfill that liability, then it will be transferred to the C. If C is also not able to fulfill that liability, then that liability will be transferred to successively to the D. Now here E can sue anyone of else, anybody of him or anybody of them, ठीक है. सो यहाँ पे E जो है वो किसी को भी sue कर सकता है. अब यहाँ पे जब E has that power to sue, because it has been explicitly mentioned in the contract, when something which is contrary intention and that is explicitly mentioned in the contract, तो यहाँ पे एक concept और arise होता था जिसको हम बोले थे, जिसको हमने बोला that we said that the successive liability. I hope you got it. This is one of the very important case जहाँ पे बर्डन बेसिकली पास करना, अगर फर्स्ट पार्टी यहाँ पे जो है कि जो पार्टी है वो रिटर्न करने में फेल हो जाती है, ठीक है, मनी को, या फिर जो है कि चीज़ें नहीं दे पाती है उस पर्टिकुलरली कंसर्नमेंट से जहाँ से दे हैव टेकन दैट थिंग, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है वो ट्रांसफर होती रहती है. आई होप यू गॉट इट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था, टी राधाकृष्णन वर्सेस केवी मुथु कृष्णन. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केस विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वीडियो दैट आई हैव मेड, आई थिंक सो, फॉर दिस particular section. So we'll be meeting in the next very soon. Stay tuned, stay connected, take care of yourself.